के 2000 मंत्रों वाला दंडक्रम पारायण पाठ को बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में पूरा किया है। महाराष्ट्र के रहने वाले 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने इतिहास रच दिया। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी लकीर खींच दी जिसे पाने में सालों लग जाते हैं। महाराष्ट्र के इस युवा विद्वान ने शुक्ल यजुवेंद्र के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण 50 दिनों में पूर्ण किया। 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक काशी में इसका पारायण काशी में किया गया। लगभग 200 साल बाद वेदमूर्ति की उपाधि हासिल की है। करीब 200 साल पहले नासिक के नारायण शास्त्री देव ने वेदमूर्ति की उपाधि प्राप्त की थी। देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उनके पिता महेश चंद्रकांत रेखे खुद बड़े विद्वान हैं और उनके पहले गुरु भी हैं। महज 5 साल की उम्र में देवव्रत ने वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिया था। कैसे ये दिमाग में आपके आ गए? जी जैसे हमारे वेद में होता है संहिता पदक्रम यह मूल है और जटामाला जो अष्टविकृति है वह प्रकृति है। तो अष्टविकृतियों में सबसे कठिन विकृति है दंडक्रम। तो 2002 में 23 साल पूर्व मेरे पिताजी ने यहाँ पर जिस स्थान पर मैंने पारण किया है उसी स्थान पर मेरे पिताजी ने पारण घन का पारण किया था। उसके बाद 2-3 साल में पूज्य जो श्रोता जी है उन्होंने पुणे में पारण किया था। तो ऐसे करते करते कुछ 5-6 घन पारण हो चुके थे, परंतु दंडक्रम पारायण तो कुछ हुआ नहीं था। तो पूज्य पिताश्री ने आज्ञा की कि घन पारायण तो बहुत हो चुके, अभी कुछ उसमें नया आविष्कार करो। तो इसलिए फिर पूज्य पिताश्री ने दंडक्रम का हमको अध्ययन करवाया और गुरुजी के चरण में बैठ के ही हमने पूरा अध्ययन करवाया। पूरा अध्ययन करके वो पारण को गुरुजी के चरणों में ही समर्पित किया। 50 दिन तक लगातार कंटिन्यू थे? जी 50 दिन पूरा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी तारीफ की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी उनके लिए तो हम बहुत सदसा नमन करते हैं और वह तारीफ मेरी नहीं है तो मेरे विद्या की तारीफ है। मैं तो केवल निमित्त मात्र बना हूँ। पीएम मोदी ने देवव्रत महेश रेखे की प्रशंसा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित प्रत्येक व्यक्ति को शुक्ल यजुर्वेद की माध्यदिनी शाखा के 2000 मंत्रों से युक्त दंडक्रम पारायण को बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में पूरा करने पर उन पर गर्व है। इसमें कई वैदिक श्लोक और पवित्र शब्दों का त्रुटिहीन उच्चारण शामिल है। वे हमारी गुरु परंपरा के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारे पूरे परिवार का और इस पारायण के सब आयोजकों का, हमारे मित्रों नीलेश केदार जी है, हमारे श्रोता गढ़ीकर दी गुरु जी है और हमारे पारायणकर्ता पुत्र और शिष्य मेरे, उनका सबका उन्होंने बहुत बहुत अभिनंदन किया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमारे मोदी जी जो है सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो हर पूरे विश्व में फैला रहे। वहीं वाराणसी में तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने देवव्रत महेश रेखे का सम्मान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब गुजरात के एक डॉक्टर जिन्होंने कदम कदम पर आई मुश्किलों से लड़कर अपनी मंजिल पाई, 3 फीट की हाइट वाले गणेश बरैया ने डॉक्टर बन के दिखाया, जिनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। हाइट 3 फीट, वजन 20 किलो और उम्र सिर्फ 25 साल। बचपन से डॉक्टर बनने की इच्छा शक्ति मन में थी, लेकिन छोटी हाइट आड़े आ रही थी। डॉक्टर बनने के इस संघर्ष पथ में कई बार हौसला डिगा भी, हालातों ने बार बार तोड़ा भी, लेकिन अपना जज्बा बनाए रखा और अपना सपना पूरा करके ही दम लिया। तमाम कानूनी अड़चनों को पार करते हुए आज गणेश बरैया डॉक्टर हैं। अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। गणेश बरैया गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं। गणेश एक सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। साल 2018 में गुजरात सरकार ने गणेश बरैया और 2 दिव्यांग छात्रों को MBBS में दाखिला देने से इनकार कर दिया था।
आने वाली नीट यूजी की एग्ज़ाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। उस टाइम में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की, तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है, तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट में केस हारे तो ऐसा लगा अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा। मन निराशा से भर चुका था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां से गणेश के हक में फैसला आया। 1 अगस्त 2019 को मेरा एमबीबीएस का एडमिशन हुआ और ऐसे मेरे एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। फरवरी 2024 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और मार्च 2025 में मैंने इंटर्नशिप के साथ एमबीबीएस कंप्लीट किया और अभी मुझे मेडिकल गुजरात सरकार के नियम अनुसार 1 साल के लिए बॉन्डेड मेडिकल। और इसी बीच एसआईआर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान बोले पीएम, एसआईआर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो होनी ही है। सोशल मीडिया के जरिए कामों को लोगों तक पहुंचाएं और कड़ी मेहनत करें। हमें बंगाल चुनाव जीतना है। अब देखिए, मिशन बंगाल में जुट चुके हैं पीएम मोदी। कह सकते हैं कि इस बार एनडीए के निशाने पर बंगाल है। और एसआईआर को लेकर हालांकि देखिए, जहां विपक्ष पूरे देश भर में शोर मचा रहा है कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, तो वहीं अब पीएम मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम का कहना है कि एसआईआर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो होनी ही है। और उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए कामों को लोगों तक पहुंचाएं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करें। और उन्होंने इस बार ये भी कह दिया है कि हमें बंगाल चुनाव जीतना है। तो मिशन बंगाल के लिए अब प्रधानमंत्री जुट चुके हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर हालांकि देखिए, बिहार में एसआईआर कंप्लीट होने के बाद अब पूरे देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक्टर और एसपी सांसद जया बच्चन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शादी जैसे बंधन को गैर जरूरी करार देकर एक बहस छेड़ दी है। एक इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने कहा कि शादी अब आउटडेटेड चीज हो चुकी है। इसे लेकर महिला संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है, तो वहीं संतों ने भी खुलकर निंदा की है। बॉलीवुड अदाकारा और राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने शादी को लेकर अपने विचार रखे, जिसने मीडिया में एक बहस छेड़ दी है। 77 साल की जया बच्चन ने कहा कि शादी का कंसेप्ट आज की पीढ़ी के लिए पुराना पड़ चुका है। वो नहीं चाहती कि उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा शादी करें। आज के युवा बेहद समझदार और आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वो अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। पारंपरिक सोच का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। जया बच्चन के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। दिल्ली महिला कमीशन की पूर्व चेयरपर्सन बरखा सिंह ने उनके बयान की निंदा की है। जया बच्चन जी ने एक बयान दिया है कि अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि नव्या जो है वो शादी करे। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन्होंने शादी क्यों करी थी। वहीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह का कहना है कि जया बच्चन फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं। तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, क्योंकि ये वो फ्रस्ट्रेशन की शिकार है। क्योंकि ना वो घर से संतुष्ट है, ना वो अपने कैरियर से संतुष्ट है, ना वो सामाजिक अपने एनवायरनमेंट से संतुष्ट है। तो मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलती है तो उनकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट योगिता बयाना का कहना है कि ये उनकी अपनी सोच है कि शादी अब एक पुरानी परंपरा बन गई है। जया बच्चन जी का अपनी नातिन की शादी को लेकर मीडिया को जो जवाब आया है कि ये एक पुरानी परंपरा है या एक आउटडेटेड रिचुअल है, आई थिंक वो उनकी सोच है और हमें उनकी सोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने तरह से जीने का अधिकार है।
वहीं जया बच्चन के बयान पर संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को लेकर ऐसे बयानों में युवाओं में गलत संदेश जाएगा। तो उन्होंने शादी क्यों की थी? आज उनकी पहचान उनकी वजह से नहीं है, उनके पति की वजह से उनकी पहचान है। समाज संसद में बैठ करके ऐसे लोगों को उलूल जुलूल बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश जाए। वैसे जया बच्चन किसी समाज की आइडियल नहीं है। शादी विवाह एक संस्कार है, पीछे की बात नहीं रह गई है, पुराने जमाने की बात नहीं रह गई है। आप जैसे लोग जो कि अमिताभ बच्चन सनातन धर्म और नीति और कानून को मानने वाले लोग हैं, उनकी पत्नी इस तरह की बात करेंगी तो समाज आपसे क्या प्रेरणा लेगा? वहीं धर्म रक्षा संघ का कहना है कि भारतीय संस्कृति सम्मिलित परिवार की संस्कृति है। विवाह प्राचीन परंपरा का बहुमूल्य अंग है। जया बच्चन को सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गुजरात के वडोदरा में धोनी की सुरक्षा में सेंध लगी है। देखिए, धोनी के काफिले में एक बाइक सवार 3 युवक घुस गया। बाइक सवार युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, ये जो खबर है वो गुजरात से सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि धोनी की सुरक्षा में चूक हुई है। धोनी के काफिले में बाइक सवार 3 युवक घुस गए। बाइक सवार युवकों का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि धोनी की सुरक्षा में यहां पर चूक हो गई है। तो आपको बताते चलें, गुजरात में बताया जा रहा है महेंद्र सिंह धोनी की सुरक्षा में सेंध लगी है, चूक हुई है। धोनी के काफिले में 3 बाइक सवार युवकों के घुस जाने की खबर मिली है और वहां पर कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और ये वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। देखिए, ये वीडियो है जहां पर बताया ये जा रहा है कि बाइक पर सवार 3 युवक जो थे वो धोनी के काफिलों के बीच घुस आते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं और उन लोगों ने इसकी रील बनाई है, खुद की वीडियो भी बनाई है कि वो लोग धोनी के काफिले में घुस गए हैं। तो गुजरात में धोनी की सुरक्षा में चूक की खबर मिल रही है। यहां पर जिन युवकों ने, बाइक सवार युवक जो अंदर घुस आए थे, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने रील बनाई और इसे शेयर भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठिया रोहिंग्याओं के लिए एक ऐसी सख्त टिप्पणी की है जिसकी वजह से रोहिंग्याओं को भारत में बसने की वकालत करने वालों के पेट में जबरदस्त मरोड़ें पड़ रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या हमें घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए? जो आया है बांग्लादेश से, ये तो सौमिक भट्टाचार्य का और उनका अमित शाह का ब्लेसिंग में आया है। अरे इंसान है तो व्हाई कांट ह्यूमन बीइंग्स? अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक जमीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के देश में मौजूद रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी से सैयदा हमीद जैसे खुद को सोशल वर्कर बताने वाले लोगों के सीने में दर्द शुरू हो गया होगा, जो घुसपैठियों से खासी हमदर्दी रखते हैं, उनकी वकालत करते हैं और उन्हें देश से बाहर निकालने को अमानवीय बताते हैं। ऐसे लोगों पर कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप जानते हैं कि ये लोग घुसपैठिए हैं। अगर कोई गैरकानूनी तरीके से हमारे देश में घुसता है तो क्या आप चाहते हैं कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाएं? हमारे नॉर्थ का बॉर्डर बहुत संवेदनशील है, देश में क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं। इससे पहले इसी साल 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या घुसपैठियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां पूरी दुनिया से आकर कोई भी व्यक्ति शरण ले सकता है। ये टिप्पणी अदालत ने उस याचिका पर की थी जिसमें मांग की गई थी कि रोहिंग्या घुसपैठियों को मानवीय आधार पर भारत में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके साथ उनके देश म्यांमार में अत्याचार किया जाता है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जजेस को लूज कमेंट नहीं करना चाहिए।
पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट का जो बोलना है वो बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा टेंडेंसी बदल गया। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, जजमेंट नहीं देते हैं। दरअसल 5 महीने पहले दिल्ली पुलिस की हिरासत से 5 रोहिंग्या घुसपैठियों के लापता होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में गुजारिश की गई थी कि कोर्ट 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस यानी हिरासत में गायब होने को लेकर जांच के आदेश दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जुल्म होने पर जिहाद का ऐलान करने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम हैं। जब जब जुल्म तब तब जिहाद कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि जो उनके बयान को समझ नहीं पा रहे हैं वो नासमझ हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। यही सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खपा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों को उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा। जब जब जुल्म तब तब जिहाद कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरह अड़ गए हैं। मौलाना मदनी ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिहाद को लेकर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं है जो वापस लिया जाए और जो कहा है वो आगे भी कहते रहेंगे। इसका मतलब है जो विवादित बयान उन्होंने भोपाल में शनिवार को जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में दिया था, वैसे बयान वो आगे भी देते रहेंगे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। वंदे मातरम कहने वाले मुसलमानों को मुर्दा कौम बताने वाले मदनी ने कहा है कि मुसलमानों का वंदे मातरम कहना मजहब के खिलाफ है और जबरन वंदे मातरम कहने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर की पूजा करने वाले हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं 70 जगह पे मत्था टेकने लगूं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर करना चाहता है करे शौक से, जबरदस्ती क्यों। वहीं सुप्रीम कोर्ट विरोधी बयान पर मदनी ने कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है और कोर्ट अगर पूछेगा तो वो इसका जवाब कोर्ट में देंगे। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसी के बारे में फीलिंग्स भी आती हैं। अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है और बिल्कुल सही जगह सही तरीके से किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी फीलिंग के हिसाब से, मेरी कम्युनिटी के फीलिंग के हिसाब से। इसी बयान के बाद जबरदस्त विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जिहाद को बदनाम कर कौन रहा है। अगर जिहाद की परिभाषा गलत बताई जा रही है तो गलत परिभाषा बता कौन रहा है। जिहाद एक पवित्र शब्द है, पवित्र इस्लामिक शब्द है। इस शब्द को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात करने वाले मदनी ने
ये नहीं बताया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म कैसे हो रहा है और इसके लिए वो जिहाद कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।